गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोग को ज्वाइन करा रहे हैं, फिर क्लास ले रहे हैं आप लोग की? ज्वाइन करा लें। पूजा जी, बिटिया रानी स्कूल नहीं गई क्या? इंटरव्यू की तैयारी कर रही है आपके साथ? जी सर, अभी नहीं जाती है। अब कल से जाएगी अब। अच्छा, अभी 3 साल की नहीं हुई क्या? हो गई सर। नहीं अब इस फिर? बार एडमिशन होगा। हाँ, कराइए, नहीं तो कोविड ओविड लग जाएगा, फिर घर बैठ जाएगी। बच्चों को भेजिए सबको स्कूल। चलिए, देखिए आज का जो टॉपिक है वो आप लोग का है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। जिन लोगों का आने वाला इंटरव्यू है उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है इन सब बातों को जानना जो आज हम लोग आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग जिनका आगे के समय में इंटरव्यू आएगा वो आज इस सब बातों को आज से ही अपने लाइफ स्टाइल में बदलेंगे और गुड मॉर्निंग सीखेंगे सर। कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सीखेंगे इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, जो आज हम लोग का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, इसको हम लोग 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक कॉपी लेके आप लोग बैठे रहिएगा, लिखते भी रहिएगा। और इसको हम रिकॉर्डेड भी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे आप लोग को रिकॉर्डेड भेजने के भी। तो सबसे पहला पार्ट है बिफोर इंटरव्यू। साक्षात्कार के पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करके इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 हम लोग का है ड्यूरिंग इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के कमरे में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, तो क्या क्या आपको करना है। और तीसरा है आफ्टर इंटरव्यू। जब इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा ये बोला जाए कि आप जा सकते हैं, तब क्या करना है। तो आज देखो, 3 पार्ट में हम लोगों को स्टडी करना है, बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू। इसमें क्या क्या आप लोग को करना है, ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिफोर इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू का समय आ जाए, जैसे बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू है, अब ये 2 दिन के बाद स्टार्ट होता है कि 4 दिन के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप क्या क्या तैयारी करेंगे, ठीक है। कश्यप कैमरा को ऑन रखिए, सभी लोग कैमरा ऑन रखिए। तो देखिए, बिफोर इंटरव्यू क्या क्या आप लोग को तैयारी करनी है। एक एक चीज़ को देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ को लेकर बड़ी से सबको बताएंगे आप आज आप लोग को। सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ आप लोग को क्या तैयार करना है, सेलेक्ट ड्रेस। इंटरव्यू के दिन आपको कौन से ड्रेस को पहनने हैं। जो भी ड्रेस आप पहनेंगे वो नॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, फैंसी नहीं। जीन्स की पैंट, टी शर्ट कदापि नहीं, न बॉयज़ न गर्ल्स, ठीक है। बेस्ट होगा कि आप लोग, जैसे बॉयज़ है वो सूट टाई के द्वारा जाएं बोर्ड के सामने। जो उनकी शर्ट होगी वाइट होगी, पैंट को ब्लैक रखें और टाई लगा के जाएं। और अगर आप तो हल्का मौसम है, हल्की ठंडक है, तो कोट भी आप पहन सकते हैं। यही ड्रेस लेडीज़ भी पहन सकती है, सलवार सूट भी पहन सकती है, साड़ी भी पहन सकती है, लेकिन फैंसी कोई ड्रेस नहीं। अदरवाइज बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है जुडिशल ऑफिसर्स बनने वालों के नमस्ते लिए। सर। नमस्कार, नमस्कार। तो सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मल ड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और उस ड्रेस को इंटरव्यू वाले दिन के पहले 1-2 बार जरूर पहन लेंगे। ये नहीं कि आपने बिल्कुल नया लिया और इंटरव्यू के दिन आपने पहना तो आपको अनईजी लगेगा। आपको लगेगा कि हम अपने को
थोड़ा सा इजी महसूस नहीं कर रहे हैं, आप उसको एक बार दो बार पहन के यूज़ करके तब आप उसको इंटरव्यू वाले दिन पहनिएगा, ताकि फिटनेस बिल्कुल सामने नज़र आए। एक तो हो गई ड्रेस का, इसको आप लोग को सेलेक्ट करना है, और दूसरा सेलेक्ट करना है शूज़। देखो, स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि जो शूज़ होता है वो कभी कभी ऐसा पहन के जाते हैं जिसमें आवाज़ आती है चलते समय, खट 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 खट। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा शूज़ बिल्कुल नहीं पहनेंगे। शूज़ वो होगा जिसमें आवाज़ ना आए चलते समय। ये बहुत बारीकी की चीज़ है जुडिशल सर्विसेज में, हायर जुडिशल में जाने वालों को। चाहे जो भी आप शूज़ को सेलेक्ट करें, उसको पहन के चेक करके देख लें कि उसमें आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी सब, ये देखिए, सब छोटी छोटी बातें आप लोग को बताई जा रही है। तीसरा है हेयर स्टाइल। जो आपके हेयर है उसको आप ऐसे, आप कैसे बाल कटाते हो, फिल्मी स्टाइल में कटाते हो, क्रिकेट स्टाइल कटाते हो, ये आपकी मर्जी, लेकिन इंटरव्यू के पहले नॉर्मल बाल, जैसे एक सिंपल बाल होते हैं उसी तरह आप रखोगे। और ये ध्यान रखिएगा, कम से कम इंटरव्यू के 10 से 15 दिन पहले अपनी हेयर कटिंग को करा लीजिएगा। ये नहीं कि कल इंटरव्यू आज बाल कटा लिए, तो आपके बाल हर समय जो है वो सेट नहीं रहेंगे। तो आप अपने हेयर स्टाइल को 2 दिन, कम से कम 10 दिन पहले आप उसको अच्छे से हेयर ड्रेसर से उसको अपना कटा लीजिएगा, ताकि जो लेडीज़ कैंडिडेट हैं वो भी अपना 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही अपने हेयर स्टाइल को बिल्कुल ठीक रखेंगे, ताकि वहाँ पर बोर्ड के सामने अनईजी आपको महसूस ना हो। फोर्थ नंबर पे, एक आप अच्छी सी फाइल परचेज करें मार्केट से, और जो फाइल चयन के द्वारा कंप्लीट बंद हो जाती है। ऐसी फाइल जो चयन के द्वारा कंप्लीट बंद हो जाती है, उसमें आप सिस्टमेटिक फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट को लगाएं। इंटरव्यू का लेटर सबसे ऊपर, जो आपको इंटरव्यू का लेटर आया है हाई कोर्ट से या पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो लेटर सबसे ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका मेंस का जो एडमिट कार्ड है, सब आप लेके जाएंगे, और सिस्टमेटिक फॉर्म। ये नहीं कि आपसे वो कह रहा है हाई स्कूल की मार्कशीट, तो आप ऐसा खोले पूरा बिखर गया। बहुत से स्टूडेंट ओपन फाइल में ले जाते हैं और बिखर जाता है, तो उठाते रहते हैं। ये सब जो होता है ये आपको वहाँ पर फिर घबराहट ले आता है। तो आप सिस्टमेटिक फॉर्म में अपने सारे डॉक्यूमेंट को लगाएं, और लगाने के बाद अपनी फाइल को एक बार दो बार स्टडी कर लें। जो फाइल आप लगाएं उसमें कम से कम 1 या 2 पेन होनी चाहिए, ब्लैक या ब्लू, वो आपके फाइल में लगी होनी चाहिए। ये सब अभी आपके पर्सनालिटी को निखारने की बात हो रही है। इसके बाद जब आप लोग अपनी फाइल वगैरह को रेडी कर लें, तो आप किसी ईएनटी के सर्जन से, ईएनटी के डॉक्टर से थोड़ा सा मिल के उनसे कुछ एडवाइस ले लीजिए। डॉक्टर साहब से क्या एडवाइस है, आपके गले बिल्कुल ख़राब ना हो। ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ में दिक्कत आ रही है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा खांसी आ रही है, छींक आ रही है, नाक में प्रॉब्लम हो रही है, आपके कान में सुनने की क्षमता गड़बड़ हो रही है, कान में कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखो, इंटरव्यू में नाक कान गला बिल्कुल फिट होना चाहिए आपका। तो वो डॉक्टर साहब बता देंगे आपको कि आप क्या क्या चीज़ें मत खाएं इंटरव्यू से कम 1 हफ्ता 10 दिन पहले। खट्टी चीज़ों को बिल्कुल मत खाएं, चाट पकौड़ी बिल्कुल ना खाएं। आपको डॉक्टर साहब बताएंगे कि बहुत ठंडा पानी ना पिए। तो वो एक आप उनसे
ले लीजिएगा फीडिंग, तो वो आपको बता, देखिए ये सब सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो बताया गया आज जज के रूप में बैठे गए, उसको खुलकर आज आप लोग को बताया जा रहा है। तो आप क्या करोगे, ईएनटी के सर्जन से, डॉक्टर से मिलकर आप उनसे अपनी इंटरव्यू की बातों को बता देंगे, और जैसे वो आपको सजेस्ट करें उसी के अकॉर्डिंग आप अपने को प्रिपेयर करें, ताकि इंटरव्यू वाले दिन आपको किसी भी प्रकार का नाक का, गला का और कान की प्रॉब्लम हो। क्योंकि आप बोर्ड से बार बार पूछ रहे हैं सर सुनाई नहीं पड़ा, सर सुनाई नहीं पड़ा। एक बार तो वो माफ़ कर देगा, लेकिन अगर बार बार आप बोर्ड को तंग कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन सुनाई नहीं पड़ा, तो ये आपके पर्सनालिटी पर दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर आप लोगों का 5। ठीक है, देखो जो लोग नए जुड़े हैं सब एक एक पॉइंट बता रहे हैं, पेन कॉपी से आप लोग लिखते चलें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इस टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है बिफोर इंटरव्यू, दूसरा है ड्यूरिंग इंटरव्यू, और तीसरा है आफ्टर इंटरव्यू। पेन कॉपी से आप लोग लिखते चलिए। तो पहला रहेगा इंटरव्यू के पहले क्या क्या तैयारी आप लोग को करनी है। दूसरा टॉपिक है इंटरव्यू के दौरान आप लोग को क्या क्या तैयारी रखनी है। और तीसरा, इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा जब ये बोला जाए कि आप जा सकते हैं तब क्या क्या आप करोगे। तो पहले में हमने बताया कि सबसे पहले आप अपना एक ड्रेस को सिलेक्ट करिए, कौन से ड्रेस को पहन के इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना है। और जो ड्रेस सेलेक्ट होगा वो ड्रेस सेलेक्ट होगा फॉर्मल, फैंसी नहीं, फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस में हमने बताया कि अगर बॉयज़ हैं तो वो सूट पहन के जाए, पैंट शर्ट टाई लगाएं। अगर हल्का ठंडक है कोट भी पहन सकते हैं। और अगर आप हल्की सी गर्मी में भी कोट पहनते हैं तो ये ध्यान रखिए ये पर्सनालिटी को निखारता है, पर्सनालिटी को कम नहीं करता। ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट है तो वो जो भी सलवार सूट पहनना चाहती है, साड़ी पहनना चाहती है, फॉर्मल, फैंसी नहीं, पहला। दूसरा हमने बताया सिलेक्ट करिए अपने शूज़ को, कौन से जूते आपको पहनने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसा कोई शूज़ आप सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें आवाज़ आती है। जो आप लोग फैंसी किसी पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं पहनते हो उसको तो कदापि न पहनेंगे। और ये अपने शूज़ को और अपने ड्रेस को इंटरव्यू के पहले कम से कम 1 बार 2 बार पहन लीजिएगा। और पहनने के बाद आप क्या करेंगे, उसको कहीं ज़रूर जाइएगा, 1 घंटे 2 घंटे उसको पहने रहिएगा, ताकि जो भी उसमें फिटनेस में कमी लगे उसको आप ठीक कर लें। जब इंटरव्यू के दिन आप पहनेंगे तब आप लोग को क्या होता है कि कोई प्रकार की अनईजी महसूस नहीं होती। पहले जब ऑफलाइन क्लास होती थी इंटरव्यू वाले स्टूडेंटों को ड्रेस पहन के क्लास में बुलाया जाता था। आज बिहार में कई ऐसे स्टूडेंट हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, सब ड्रेस पहन के आते थे क्लास में। हम उनको बोलते थे कि आप पहन के आया करिए। तो चूँकि अब ऑफलाइन का दौर है तो आप लोग को बताया जा सकता है, आप लोग को इसको करना है। तीसरा आप लोग को बताया गया है कि आप अपनी हेयर स्टाइल को अच्छी तरह से रखें। जो भी आपको हेयर कटिंग वगैरह कराना है वो इंटरव्यू के कम से कम 10 दिन पहले। फोर्थ नंबर पे बताया गया है कि आप एक फ़ाइल को बनाएं, और जो फाइल होगी वो चैन की फाइल हो ताकि चारों तरफ से बंद हो जाए, और उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट को आप सिस्टमेटिक फॉर्म में लगाएं। खासकर इंटरव्यू के लेटर को सबसे ऊपर लगाएंगे, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट की चेकिंग इंटरव्यू के पहले वहाँ पे बैठे हुए ऑफिस स्टाफ के द्वारा की जाएगी। और जब वो चेक करके ओके कर देंगे तभी आपका इंटरव्यू होगा। इसलिए उनके सामने जाने के पहले अपनी तैयारी इतनी अच्छी करे रहें कि वहाँ पे आपको किसी प्रकार की घबराहट ना हो। एक एक डॉक्यूमेंट वो मांगते जाएंगे, एक एक डॉक्यूमेंट को आप देते जाइए, और वही फाइल लेके आपको इंटरव्यू बोर्ड के पास भी जाना है। लेफ्ट साइड में फाइल रखी जाती है, कभी भी राइट हैंड पे फाइल नहीं ली जाती, लेफ्ट हैंड में फाइल रहेगी। आगे देखिए,
फिर आपको बताया गया कि इंटरव्यू के पहले, आप जाने के पहले जो ईएनटी के सर्जन होते हैं, नाक कान गला के डॉक्टर, उनके पास जाके आप बताइएगा कि डॉक्टर साहब मेरा इंटरव्यू है, ऐसा मैं ऐसा आप मुझे एडवाइस करिए ताकि मेरे गले में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी नाक में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे कान में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखो वहाँ पे आपको बोलना है, ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़, गला बैठा हुआ है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा खांसी आ रही है, आपके गले में खराश है, कान में सुनने में दिक्कत हो रही है, आपकी नाक में प्रॉब्लम है, तो ये सब बैड इम्प्रेशन पड़ता है आपके इंटरव्यू में। तो जितने सीनियर ईएनटी के सर्जन होते हैं उनके पास सारे स्टूडेंट जाते हैं, आईएएस वाले, पीसीएस वाले, जुडिशियल ऑफिसर, एचजीएस वाले, सब जाते हैं कि डॉक्टर साहब एडवाइस करिए। तो आपको वो बताएंगे कि इंटरव्यू के पहले किन किन चीज़ों को ना खाएं, खासकर खट्टी चीज़ें हैं, जैसे गले में खराश होता है, आप कोई बहुत ठंडा पानी पी के न जाएं, तो ये सब चीज़ें आपको वो बताएंगे। अब इसके बाद इतनी आप अपनी जो तैयारी कर लिए, अब स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए। स्टडी में देखिए, जो जो लोगों का बिहार का सिविल जज का, बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू है, दीपक, अनुजा और लोग, सब लोग फुली बहुत ध्यान से सुने। अब आया है स्टडी का मटेरियल, क्या क्या स्टडी हमको इंटरव्यू के बिफोर करना है। सबसे पहले आपको अपने एलएलबी के या एलएलएम के, आप अगर एलएलएम किए हैं तो एलएलएम के पेपर और एलएलबी के पेपर, फर्स्ट ईयर से लेके, अगर आपने 3 इयर्स का किया है या 5 ईयर का किया है, सारे पेपर के नाम मालूम हो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, और वो पेपर का पूरा सही नाम, जैसे आप बोलोगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हम लोग कहते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। आप, नमस्ते सर। नमस्कार। आप सीआरपीसी बोलोगे तो बोलोगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, 1973। तो आप अपने एलएलबी के और एलएलएम के सारे पेपर, बहुत से स्टूडेंट जानते हैं क्या कहते हैं, लाफ टाल्ट, ये गलत, टार्ट नहीं है, टार्ट्स, लॉ ऑफ टार्ट्स। बहुत से लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेक्स, तो उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम। सारे पेपर का चाहे आप हिंदी में उच्चारण करिए और चाहे अंग्रेजी में करिए, ऐसा नहीं कि आप हिंदी में करेंगे तो दिक्कत, अगर हमारा मीडियम हिंदी रहा है, हम हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी बोलो, शुद्ध बोलो, इंग्लिश बोलो तो करेक्ट बोलो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। पेपर को आप अपने, जो आपने एलएलबी में, एलएलएम में पढ़े हैं, वो पेपर आपको पूरे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ याद होने चाहिए, और ये अभी से आदत डालोगे तब होगा। इसके बाद जो पेपर हम लोग पढ़े हैं, उसमें से कौन सा पेपर कोडिफाइड है और कौन सा पेपर अनकोडिफाइड है, कौन सा लॉ का पेपर हमारा संहिताबद्ध है और कौन सा हमारा लॉ का पेपर जो है वो असंहिताबद्ध है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस असंहिताबद्ध, इंटरनेशनल लॉ असंहिताबद्ध, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ असंहिताबद्ध है, लॉ ऑफ टार्ट्स असंहिताबद्ध, अनकोडिफाइड। अब कोडिफाइड में आ जाइए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पीपीए, ये सब हम लोगों का कोडिफाइड है। आपसे पूछा जाएगा कोडिफाइड किसको कहते हैं, अनकोडिफाइड किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा कोडिफाइड वो लॉ होता है जिसको कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हो, जो सेक्शन में डिवाइड होता है और उसमें लॉ के, उस लॉ से रिलेटेड सारे प्रोविजंस रहते हैं।
जो धारा में विभाजित होता है, संसद के द्वारा पारित होता है और उसका बेरेट बाजार में बिकता है। अभी आप मार्केट में जाओगे, लॉ ऑफ टार्ट्स का बेरेट मांगने नहीं मिलेगा, आता ही नहीं। आप इंटरनेशनल लॉ का मांगोगे, मिलेगा ही नहीं। आप जूरिस्प्रूडेंस का बेरेट मांगोगे, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं है, छपता ही नहीं। एक तो याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग को ये याद रखना है कि लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ। आप लोगों ने एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, मान लीजिए आपने प्री निकाला है, मेंस निकाला है, अब आए हैं इंटरव्यू। व्हाट इज लॉ। तो तरह तरह की परिभाषा स्टूडेंट इसकी बताता है। इसकी सही सही परिभाषा जो है आर्टिकल 13 के पार्ट 3 में, अनुच्छेद 13 का भाग 3, वहाँ पर बताया गया है विधि क्या है। उसी को याद रखिएगा, उसी को बोलना है। इधर उधर की कोई भी परिभाषा नहीं बोलनी है। आपको जो बोलना है वो बोलना है आर्टिकल 13 का पार्ट 3। फिर इसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के पहले पहले 1 ईयर का, 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स, कम से कम 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स, इसमें नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स, इसमें आप राष्ट्रीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय घटना दोनों का पूरा डेट वाइज आपके पास आंसर होना चाहिए। 1 साल का कम से कम करंट अफेयर्स। और इसके लिए आप लोग अलग से कॉपी बना लिया करिए, रजिस्टर बना लीजिए, स्पाइरल बना लीजिए। डे बाई डे की घटना को आप लोग अपने रजिस्टर में लिखा करिए, तब आपको वो क्लियर होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का जुलाई में इंटरव्यू होता है, अभी हम लोग मार्च में चल रहे हैं, उन्होंने पूछ लिया है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किस तारीख को शपथ लिया। तो चूंकि अभी कल का मैटर है, खूब याद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही जुलाई आ जाएगा तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि 25 तारीख था कि 26 था कि 23 था, मार्च था कि अप्रैल था। तो वो चीज़ें ये स्टूडेंट के अंदर आता ही है। तो आप लोग 1 साल के करंट अफेयर्स तैयार करिए, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स सब। रूस ने किस तारीख को यूक्रेन पर पहली बार आक्रमण किया। दीपक, तैयार किया है आपने। रूस ने, हाँ, रूस ने पहली 24 फरवरी को। 24 फरवरी। अनुजा, आपका भी तैयार है। जी सर। यूक्रेन और रूस के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये सब नहीं तैयार किए हैं सब्जेक्ट। हाँ, इमीडिएटली लिखिए। और ये दोनों पहले यूएसएसआर का पार्ट था। और आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूस ने क्यों आक्रमण किया, कारण क्या है। यूक्रेन के ऊपर रूस ने क्या क्यों आक्रमण किया। रूस टीवी भरी रहती है, ये बिल्डिंग गिरा दिया, वो बिल्डिंग गिरा दिया, ये हो गया, वो हो गया। ये जीके में नहीं, ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है। आपके क्वेश्चन का है कि यूक्रेन के ऊपर रूस ने क्यों आक्रमण किया, रीजन क्या है। ऐसे आप करंट इवेंट्स को 1 साल का पूरा अपना रेडी रखेंगे, रेडी रखेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन हम आप लोग को बता भी देते हैं। जैसे भारत सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन डेवलप की, वैक्सीन का नाम क्या था। और कोविशील्ड। ये दोनों वैक्सीन कहाँ बनी, किस लेबोरेटरी में। पुणे में।
ये दोनों जो कंपनी है किसकी है, गवर्नमेंट की है कि प्राइवेट सेक्टर है, उसके डायरेक्टर कौन है? हाँ प्राइवेट। नाम क्या है? बायोटेक है सर तो। नहीं तो कौन इसके डायरेक्टर कौन है जो वैक्सीन बनी? तो पुणे पुणे वाला। सारस पूना वाला। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सब कह रहे हैं कि वैक्सीन लगी, कोई कहता हम दूसरी लगवा लिए, कोई कह रहा हम क्या नाम है बूस्टर डोज ले लिए, कोई कहता हम लगवाएंगे नहीं तो मोदी की वैक्सीन, ये सब बोलने दिया करो। कोविशील्ड इंडिया की अकेले की नहीं है, वो ब्रिटेन की। हाँ तो लेबोरेटरी कहाँ पे है इसकी? इंडिया में तो है इसकी लेबोरेटरी। लेकिन ये इंडिया ने डेवलप नहीं किया हुआ। फार्मूला मिला था, बनाया तो इंडिया ने ही ना लेबोरेटरी में। बेसिकली वहाँ का बना, जैसे कोविड को वैक्सीन तो इंडिया का ही है। हाँ तो बना तो हमारी लेबोरेटरी में है ना, तो हमारी लेबोरेटरी का तो नाम दिया जाएगा, हमने फार्मूला लिया है उनका केवल। तो देखो ऐसे आप लोग एक एक चीज को याद रखिएगा। ये कब याद होगा? जब एक साल के करंट अफेयर्स आप पिछला नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को पूरा का पूरा निकालिएगा। इसके बाद जैसे अभी उत्तराखंड के जुडिशरी में क्वेश्चन आया कि पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, पहले हमारे अटॉर्नी जनरल कौन थे, पहले हमारे स्पीकर कौन थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर बैठेंगे जुडिशरी के इंटरव्यू में वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, पहले स्पीकर कौन थे, पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। ये सब आप लोग अपने को अपडेट कर डालिएगा। और प्रेजेंट में कौन है इनको भी अपडेट कर लीजिए, प्रेजेंट में भी कौन है उनको भी अपडेट कर लीजिएगा। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि बिहार के चीफ जस्टिस कौन है, तो क्या नाम बताएंगे अनुजा आप? संजय करोल। अरे दीपक, अब सर बिहार का चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? बिहार हाई कोर्ट का तो संजय करोल ही है ना सर। क्या बोल रहे हैं? पहले सोचिए क्या गलती कर रहे हैं। सर बिहार का चीफ जस्टिस नहीं होता है, बिहार जस्टिस एक होता है सर। न्यायमूर्ति लगा लिया। दीपक क्या गलती हो रही है? नाम के आगे लगाएंगे जस्टिस या न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति। जो बिहार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं सारे स्टूडेंट को बिहार के चीफ जस्टिस का नाम मालूम है, मत सोचिएगा। केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा कि आप उनका नाम कैसे ले रहे हैं। तो नाम के आगे आपको बोलना है न्यायमूर्ति या जस्टिस, दैट इज द ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और कश्यप ये कहाँ से आपको समझ में आ गया कि बिहार में नहीं होते चीफ जस्टिस? ये किसने आपको समझाया है? सर चीफ जस्टिस हर स्टेट पे होते हैं जितने हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में होते हैं और हम्म। इंडिया के केवल सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? न्यायमूर्ति नवीन का सौरभ, एक सौरभ कौन है सीजीआई इंडिया के? जस्टिस रमन्ना। रमन्ना आपके दोस्त है? नहीं सर, जस्टिस बोला है लेकिन सर पूरा नाम हाँ तो पूरा बोल रहा है ना, आपको पूरा नाम बोल रहा है। रमन्ना तो कम एनवी रमन्ना सर। एनवी रमन्ना, एनवी रमन्ना, वेरी गुड। तो देखिए ये सब यही सब प्रेजेंस ऑफ माइंड आप पहले से अपने को चेंज कर लो। इंटरव्यू बोर्ड में आपने गए, आपसे पूछा गया सीजीआई कौन है, आपने कहा रमन्ना। दोनों बोले रमन्ना, नहीं ना, बोले नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, न्यायमूर्ति रमन्ना। बोले न्यायमूर्ति, फिर आपने नहीं नहीं सर एनवी रमन्ना। तो वो कंडीशन वहां पर ना आए इंटरव्यू बोर्ड के सामने। आप अपने को पहले से प्रिपेयर करके जाइए। आपको बोलना है जस्टिस एनवी रमन्ना, बस काम खत्म। तो एक तो ये आप लोग नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को पूरा का पूरा रेडी रखिएगा। अब देखिए इसके बाद आता है करंट केसेस। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले एक साल में जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड केस ला दिए गए हैं
चाहे वो क्रिमिनल लॉ के, चाहे सिविल लॉ के, या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और इसके बाद जिस स्टेट के जुडिशरी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, खासकर जैसे बिहार का होने जा रहा है, बिहार हाई कोर्ट ने पिछले 1 साल में कौन कौन से केस लॉ डिसाइड किए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको आपको अपने को अपडेट करना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के, और बिहार का दे रहे बिहार का, जब यूपी वगैरह का आएगा तो यूपी के हाई कोर्ट का आपको अपडेट करना है अपना, कि कौन कौन से केसेस आए हैं, उसका साइटेशन आपको मालूम होना चाहिए और सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, और बहुत ही ब्रीफ में। इसके बाद जो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा कोई अगर नया कानून बनता है वो आपको अपडेट होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं उससे आपको अपने को अपडेट करना है। जैसे अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 105 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो आपको खासकर 100 से लेके 105 तक, 100 में क्या था, 101 में क्या था, 102 में क्या था, 103 में क्या था, 104 में क्या था, 105 में क्या, ये आपको बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। कहीं से भी कोई डाउट ना हो, आप इजी वे में इसको सिस्टमेटिक बता सकें, कि आप लोग अपने को बिल्कुल अपडेट कर लीजिए। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, स्टेट के हाई कोर्ट के केसेस, ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो, कल हमने आप लोग से क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि जो यूपी में वोट सेरेमनी हो रही है, इसमें आपने देखा होगा कि कितने 61 के आसपास मिनिस्टर रखे गए, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। इससे ज़्यादा क्यों नहीं? 62 53 है इंक्लूडिंग, 53 है चलो 53 से ज़्यादा क्यों नहीं रखा गया? 100 क्यों नहीं बना दिया? 75 क्यों नहीं बना दिया गया? 60 क्यों नहीं बना दिया गया? सर क्योंकि 15% 91st अमेंडमेंट में, सर 91st अमेंडमेंट में ये लाया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 15% ही होने चाहिए टोटल हाँ। स्टेट। अब आप लोग को 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मालूम होना चाहिए। आप लोग लॉ के स्टूडेंट हो, और लोग ताली बजाने दीजिए कि वो चीफ मिनिस्टर बन गए, वो बन गए, कोई कह रहा मेरे गांव के, कोई कह रहा मेरे शहर के हैं। ये सबसे आपसे कोई मतलब नहीं। आपको मतलब ये रखना है कि 91 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें कहा गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल से आप मिनिस्टर बनाते हैं तो 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे। और 15% किसका? लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है। इसी प्रकार अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो वो भी 15% से ज़्यादा जो विधानसभा की नंबर ऑफ सीट है, जैसे यूपी में विधानसभा की 403 सीट, तो 403 का जो 15% आएगा उससे ज़्यादा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोगों को नहीं रख सकते। ये आपका आंसर आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, आप लोगों को लीडिंग केस रेडी होना चाहिए। लीडिंग केस, चाहे वो आईपीसी का हो, सीआरपीसी का हो, कॉन्स्टिट्यूशन का हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो, लॉ ऑफ टार्ट्स का हो। आपसे एग्जामिनर अगर कोई भी केस पूछते हैं, आपसे कहते हैं मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, केस क्या है? तुरंत उन्होंने फिर पूछ लिया आपसे रेक्स वर्सेस गोविंदा क्या है। फिर उन्होंने कहा अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल क्या है। तो आपको जैसे छोटे बच्चे टेबल वगैरह याद रखते हैं, उनसे आप पूछिए 3 का टेबल सुनाना शुरू। वही कंडीशन आपकी लीडिंग केस पर होनी चाहिए। लीडिंग केस आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का है, ये प्रिवी काउंसिल का है, हाउस ऑफ लॉर्ड का है, किसी हाई कोर्ट का है, किस ईयर का है, और क्या इसमें डिसाइड किया। इसको आप लोग को अपडेट होना है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे आपसे पूछा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ, तो आपने कहा 1951। सब्जेक्ट क्या था, क्या ज़रूरत पड़ गई कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में और 21 साल के अंदर हम लोगों को अमेंडमेंट करना पड़ा? इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। या आप नहीं कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, अरे अभी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया, 1 साल में क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ा? बताइए क्या इसका आंसर है आप लोग के पास? सर 9th शेड्यूल में भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म्स, ज़मींदारी एबॉलिशन जब हुआ तो ये हुआ कि जब जमींदारों की ज़मीन को छीन लिया गया तो उस ज़मीन का रिफॉर्म कैसे किया जाए, भूमि सुधार कैसे किया जाए, तब 9th शेड्यूल जोड़ी गई। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 42वां संविधान संशोधन। आप लोग को उसके मेन फीचर्स मालूम होने चाहिए। 44th अमेंडमेंट, 44वां, उसके मेन फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए। 73, 74 जिसमें पंचायत राज और लोकल बॉडीज लाया गया, इसके फीचर्स आप लोग को मालूम होने चाहिए। इसके बाद हम आप लोग को कई दिन से बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चेंजेस हो गए। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन था सेक्शन आर्टिकल 54, 55, अब उसमें चेंजेस हुए। अगर आप वो पुराना बेयर एक्ट वाला पढ़ के जाएंगे तो आपका आंसर गलत, प्री के लिए भी गलत होगा, मेंस के लिए भी गलत होगा, इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही डेंजरस। क्या चेंजेस हुआ ये आज आप लोग के सामने हम बता रहे हैं। देखो, ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में कौन लोग वोटर होंगे, कौन लोग वोट डालेंगे, तो अभी तक जो लिखा था वो क्या है? पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और 4th नंबर पे कहा गया था दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये व्यवस्था 2019 तक थी, जब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया 104 नंबर का। 104 नंबर के संशोधन में ये कहा गया कि अब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करेंगे। राष्ट्रपति विधानसभा में राज्यपाल, गवर्नर, राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करेंगे। अब आपका आंसर क्या होगा? नंबर 1, लोकसभा के सभी सदस्य। नंबर 2, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। 4th, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सभी सदस्य। ये आपका आंसर होगा। अदरवाइज आप अगर पुराना वाला बताएं और आपने जो पेयर में लिखा है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अपने इंटरव्यू के लिए आप लोग इमीडिएटली तैयार रखिए, तैयार रखिए। प्री में भी आएगा, इंटरव्यू वालों के लिए भी आएगा, तो गलती से टिक मत लगाना। अब देखिए, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान से सुनिए आप लोग, प्रिएम्बल को, जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करें। हिंदी मीडियम से जो इंटरव्यू देना चाहते हैं या आगे पढ़ेगा जिनका इंटरव्यू, वो प्रिएम्बल को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में भी याद करिए और इंग्लिश में भी याद करिए, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में याद करें, और इसका प्रोनाउंसिएशन सही सही बोले। अगर सोलोमनी लिखा है तो सोलोमनी ही बोलना है, जो भी लिखा है उसका प्रोनाउंसिएशन सही सही बोले।
और इसके बाद आप ये याद करिए कि प्रीएम्बल में अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ। एक बार हुआ। कब हुआ? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, ये आपसे पूछे जाते हैं। वो कौन से 3 वर्ड है जो जोड़े गए? और कौन बताएगा? पंथ निरपेक्ष समाजवादी और सोशलिस्ट सेक्युलर समाजवाद जोड़ा गया कि समाजवादी? समाज और नाज है क्या? साइकिल पे बोर्ड दिए थे क्या? कितनी याद आ रही है साइकिल अभी भी? वोट किसको दिया था? समाजवादी को दिया था कि समाजवाद को? पार्टी को हाँ, इसलिए तो अखिलेश भैया हार गए, ठीक से वोट ही नहीं दिया। देखो 3 वर्ड है, ध्यान से सुनो, 3 वर्ड है और सिस्टमेटिक बोलना है, उल्टे सीधे नहीं। पहला बोलोगे आप लोग पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं बोलोगे, इंग्लिश में बोलोगे सेकुलर। दूसरा बोलोगे समाजवादी सोशलिस्ट। और तीसरा आप लोग बोलोगे अखंडता इंटीग्रिटी। ये आप लोग याद कर लो। कुछ लोग हम देखते हैं इंटरव्यू में जाते हैं समाजवाद बोलते हैं, कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक। इसके बाद देखिए, जितने भी आपके बिहार जुडिशरी में सिलेबस में पेपर थे, या जो लोग आगे किसी स्टेट का इंटरव्यू देंगे, उनके लिए देखो ध्यान से क्या है। जो भी पेपर आपके सिलेबस में थे, आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, यूडीएस था, उसका एक क्लासिफिकेशन आप बनाइए। जैसे आईपीसी में टोटल कितने सेक्शन हैं, उसमें कितने पार्ट हैं, उसको डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है। जैसे हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं, 511 धाराएं, 23 चैप्टर हैं। और जो आईपीसी हमारी है 1 जनवरी 1862 को लागू की गई। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है कि आईपीसी किस वर्ष बनी। हम लोग बोलते हैं कि इंडियन पेनल कोड हम लोग का 1860 में बना। तो जब 60 में बना तो 62 में क्यों लागू हुआ? ऐसी क्या बात आ गई थी कि 2 साल तक नहीं इसको लागू किया जा सका? और जबकि ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ऐसा भी नहीं था हम लोगों की कोई गवर्नमेंट थी। हमने आप लोग को आंसर बताया है, परीक्षा रिफ्रेशर वाले सारे स्टूडेंट थे, और जहाँ अन अकेडमी पे क्लास रहते आईपीसी पढ़ा है वहाँ पर भी बताया है। तो मिथिलेश जी बताइए, क्या ऐसा कारण है कि आईपीसी इतने दिन के बाद लागू हुई? इंडिया वालों को समझाने में टाइम लगा था, तो इंडिया वाले कुछ गड़बड़। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बताए, इंडिया वाले समझ गए फिर? इतना ऑफेंस तो हो रहा है। आप अगर देखिएगा एफआईआर का थाने पर ग्राफ, तो हर साल बढ़ता जा रहा है। देखो इसका सही आंसर क्या दोगे, 2 शब्दों में आंसर देना है। जब हमारी लोग की आईपीसी बनी और 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल ने सिग्नेचर कर दी, ये हुआ कि अब इसको लागू कर दिया। तो जो हमारे इंडियन से जुरिस्टिक थे, जो हमारे भारतीय विधि शास्त्री थे, जो बैरिस्टर थे, वो गवर्नर जनरल से जाके मिले। उन्होंने गवर्नर जनरल से कहा कि जो
आपने ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड बनाया है, उस समय तो इसका नाम आईपीसी था ही नहीं, उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। तो आपने बहुत छोटी सी छोटी बातों को ऑफेंस के रूप में बना दिया है, और इन बातों को इंडियन सोसाइटी में तो डेली होता है। कोई किसी को मुक्का दिखा रहा है, कोई किसी को झापड़ दिखा रहा है, कोई किसी पे शीशे चमका रहा है, कोई किसी को देख कर थूक दे रहा है, कोई किसी को इशारा कर रहा है। ये तो कॉमन चीज़ था। तो ऐसा करिए कि अभी इसको थोड़ी दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए। जो आपने ब्रिटिश पेनल कोड बनाया है, इसको थोड़ा समय दे दीजिए, इंडियन सोसाइटी में इसका प्रचार प्रसार कर दिया जाए और तब इसको लागू करिए। तो गवर्नर जनरल मान गए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना 1860 का, और पूरा 12 महीना 1861 का, पूरे 15 महीने इस ब्रिटिश इंडिया में जो हम लोग की पेनल कोड था, इसका प्रचार प्रसार। जब ये कंप्लीट हो गया तब 1 जनवरी 1862 को लागू कर। ये आपका सिस्टमेटिक आंसर। ठीक, तो आपको एक तो ये याद करना है कि जो एक्ट है वो कितनी धारा है और कितने चैप्टर है और कब ये लागू किया गया। ये क्रम आपको आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेस जितने भी लॉ के पेपर है उसमें आपको रेडी रखना। अब देखिए, जो आपका सिलेबस है जुडिशरी का, उसमें आप मेन टॉपिक को नोट करें। हम आपको बताते हैं क्या क्या इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आईपीसी है, ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि क्राइम क्या होता है, अपराध, इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं और इसके चरण क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं। फिर आप लोग से पूछा जाता है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। इसी प्रकार कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। नेक्स्ट पूछा जाता है पनिशमेंट क्या है, कितने प्रकार के पनिशमेंट इंडियन पेनल कोड में दिए जाते हैं, सेक्शन बताइए। और इसमें देखो बारीकी ये है पूछे जाएगी, दीपक ध्यान रखिएगा चुनाव में, कि बिहार के जुडिशरी में आईपीसी नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन इसके बाद भी प्रोफेसर पूछते हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी के या किसी यूनिवर्सिटी के आएंगे वो आपसे पूछेंगे। इसके बाद अगर किसी को फाइन से पनिशमेंट मिलता है, फाइन नहीं देता, तब क्या रूल्स है। किसी को केवल जुर्माने से दंडित किया जाता है और जुर्माना नहीं देता है, तब क्या पनिशमेंट मिलेगा। किसी को जेल प्लस जुर्माना दिया जाता है और जेल वो काट लेता है लेकिन जुर्माना नहीं देता, तब क्या नियम है। नेक्स्ट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध, काल कोठरी, इसके क्या रूल्स है। कब 1 महीने की होगी, कब 2 महीने की होगी, कब 3 महीने की होगी। ये सब बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेक्शन भी मालूम होना चाहिए, रूल्स भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद बड़ा पेट क्वेश्चन होता है प्रोफेसर का, थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स बताइए, चोरी के आवश्यक तत्व बताइए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप माना जाता है। कब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप माना जाता है। नेक्स्ट, हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन के 6 कंडीशन बताइए।
नेक्स्ट, सेक्शन 499 में डिफेमेशन के जो 10 अपवाद है वो बताएं। धारा 499 में मानहानि के 10 अपवाद बताए गए हैं, वो आपको सिस्टमेटिक 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको बताना है। एक क्वेश्चन आप लोग से बराबर पूछा जाता है कि डिवाइन डिस्प्लीजर जो होता है, डिवाइन डिस्प्लीजर, वो उसका क्या ज़रूरत है। अब हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप हो गई है, क्या आज के समय में भी डिवाइन डिस्प्लीजर का कोई एग्जिस्टेंस है? दैवी अप्रसाद का भाजन, धारा कौन से सेक्शन? 508 सीआरपीसी में आइए। सीआरपीसी के सेक्शन जो 2 है वो पूरी आपको क्लियर होनी चाहिए। बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इंक्वायरी क्या है। सेक्शन 2 में जितनी बातें बताई गई हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सेक्शन 24, 25 और 25A प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया गया है। प्रोसिक्यूटर कौन होगा, और जिसको हम लोग एपीओ, पीओ और प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इंटरव्यू में पूछा जाता है जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर होते हैं वो कितने वर्ष के एडवोकेट होने चाहिए, कम से कम। स्पेशल प्रोसिक्यूटर विशेष लोक अभियोजक के लिए नो 10 वर्ष, सामान्य के लिए 7 और विशेष के लिए 10। इसके बाद सेक्शन 28, 29 जुरिस्डिक्शंस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, सेक्शन 41, 42, 43, 44 लगातार सीआरपीसी की आपको रेडी होनी चाहिए। कब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकता है, कब मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, कब प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई अपराध करके भाग रहा है तो कौन कौन से प्रोसेस को सीआरपीसी में अडॉप्ट किया जाता है। सम्मन, वारंट, पहला सम्मन है, दूसरा वारंट है। और वारंट भी 2 प्रकार का होगा, बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल। तीसरा होगा प्रोक्लेमेशन, खुद घोषणा, सेक्शन 82। और 4th नंबर पर होता है अटैचमेंट, कुर्की। फिर आप लोग से पूछा जाता है एक क्रिमिनल केसेस में कितने बार चार्जेस बनते हैं, कौन कौन कब कब चार्ज लगा सकता है। तो आपका आंसर होगा 3। पहला, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के समय जो स्टेशन इंचार्ज होता है वो लगाता है एफआईआर के रूप में। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन के समय जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है आईओ, वो धारा को बदलता है, नया धारा लगा सकता है। और तीसरा होता है फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, जो ट्रायल कोर्ट करती है। इसके बाद आपको चारों ट्रायल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सेशन ट्रायल 225 से 237, वारंट ट्रायल 238 से 250, सम्मन ट्रायल 251 से 259 और लास्ट में समरी ट्रायल 260 से 265। फिर आप लोग से पूछा जाता है सम्मन ट्रायल करने वाला मजिस्ट्रेट कितना कारावास की सजा दे सकता है। ओनली 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा की सजा नहीं दे सकता। समरी ट्रायल कौन कौन से मजिस्ट्रेट सुनने के लिए अधिकृत है, उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। समरी ट्रायल सुनने वाले मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए।
सर इसमें जो 3 मार्क्स दे सकते पर जुर्माने का तो कुछ है नहीं। जुर्माना नहीं है, लेकिन जुर्माना जो उनको प्रिस्क्राइब्ड है 260 में उतना ही देंगे। 260 में उनको जुर्माना प्रिस्क्राइब्ड है ना, वही वाला देंगे। उसमें जुर्माना तो नहीं बताया गया। तो बताया क्यों नहीं गया? 2 वर्ष का कारावास या सर जो हमने का जैसे चोरी की प्रॉपर्टी जो 260 में जो प्रोविज़न है बस उतना ही उनको अथराइज्ड है। चोरी की प्रॉपर्टी वैल्यू फिर बताइए। हाँ, उसी का ट्रायल करेंगे। नहीं प्रिस्क्राइब्ड है तो नहीं करेंगे। जो भी चाहे वो दे सकते प्ली बार्गेनिंग आप लोग बहुत ध्यान से याद करिए। प्ली बार्गेनिंग, अभिभाषक सौदेबाजी, किस कमेटी की रिपोर्ट पर प्ली बार्गेनिंग बनाई गई है? प्ली बार्गेनिंग कितने वर्ष तक के मामलों की होती है? प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत कौन करता है? प्ली बार्गेनिंग करने का लाभ क्या है? और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा प्ली बार्गेनिंग करने के बाद अगर कोर्ट उसको अलाउ कर देता है, एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट किया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा या एक्विटल? तो आपका आंसर होगा एक्विटल। बाकी जिसको सीआरपीसी अभी नहीं पढ़ाया गया वो थोड़ा इंतज़ार करें। इसके बाद आपको अपील के प्रोविज़न मालूम होना चाहिए सेक्शन वाइज, और ख़ासकर 376 सीआरपीसी किन मामलों में अपील नहीं होती, ये आप लोग को बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए किन मामलों में अपील नहीं होती। जेल में रहकर कोई व्यक्ति क्या अपील कर सकता है? और कर सकता है तो धारा क्या होगी? रिवीजन आप लोग तैयार करोगे और रेफरेंस। नेक्स्ट बेल। बेल, बेलेबल ऑफेंस की बिल, नॉन बेलेबल ऑफेंस की बिल, दोनों तैयार करोगे। एंटीसिपेटरी बेल, बॉन्ड पेपर, बंध पत्र, और इनहेरेंट पावर ऑफ द क्रिमिनल कोड जिसको 482 कहते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सीआरपीसी और सीपीसी से ही पूछे जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। अन्य अधिनियम से पूछे जाएंगे लेकिन कम, क्योंकि सीआरपीसी पूरा है प्रोसीजरल लॉ क्रिमिनल लॉ का, और सीपीसी पूरी है प्रोसीजरल लॉ किसकी? सिविल लॉ की। अब इसके बाद जो सीपीसी है इसमें आप लोग तैयार करिएगा 2002 के का अमेंडमेंट, 1999 और 2002 के संशोधन। इसके बाद सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वाला केस आपको तैयार करना है। सीपीसी के सेक्शन 2 बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है। नेक्स्ट सेक्शन 9 नेचर ऑफ सिविल सूट। सेक्शन 10 डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। सेक्शन 11 डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। सेक्शन 26 फाइलिंग ऑफ द सूट। सेक्शन 75 कमीशन। सेक्शन 79 और 80 स्पेसिफिक सूट। सेक्शन 88 इंटरप्लीडेड सूट।
96, अपील, मूल डिक्रियों की अपील। सेक्शन 100, सेकंड अपील। इसके बाद रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस। रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस सीपीसी की। ऑर्डर 33, इंडिजेंट पर्सन। ऑर्डर 39, टेम्परेरी इंजेक्शन। ऑर्डर 40, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सेक्शन 148A, 148A, कैवियट। और इसके बाद जो आप लोग को फ्लो चार्ट बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ द डिक्री, प्लेंटी प्लेन फाइल करता है, फिर WS आता है, वो आपको रेडी होना चाहिए। फ्लो चार्ट ऑफ द CPC। देखो इसके बाद एविडेंस एक्ट है, उसमें कुछ बातें लिखिए। एविडेंस एक्ट में 7 अधिनियम में फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के जो 3 फंडामेंटल रूल्स आप लोग को पढ़ाए गए हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, एडमिसिबिलिटी, नॉन एडमिसिबिलिटी, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, may presume, shall presume, conclusive proof, ये आपका रेडी होना चाहिए। फिर सेक्शन 9, आइडेंटिफिकेशन परेड। सेक्शन 11, प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई। सेक्शन 17, एडमिशन। और सेक्शन 24 से लेके 31 तक, 31 तक जो कन्फेशन के बारे में बताया गया वो। 32 पार्ट फर्स्ट, डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 45, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के प्रकार। इसमें आप लोग ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस ये सब तैयार करेंगे। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 65 तैयार करिएगा, कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 65। इसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस में क्या डिफरेंस होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस। बर्डन ऑफ प्रूफ को कहते हैं सबूत का भार, ओनस को कहते हैं साबित करने का भार। ये आपको अंतर बताना है। तो ये धारा 101 से लेकर आप लोग पूरा रेगुलर, कोई भी धारा छोड़नी नहीं है। ये आपको तैयार करना है 138 तक। फिर आपको पढ़ना है लीडिंग क्वेश्चन 141 143 से। लीडिंग क्वेश्चन। फिर आपको पढ़ना है होस्टाइल विटनेसेस 154।
पक्षद्रोही गवाह, फिर पढ़ना है रिफ्रेशिंग मेमोरी, स्मृति ताज़ा करना, 159, 160, 161। फिर आपको पढ़ना है क्रॉस बाई कोर्ट, कब न्यायालय प्रति परीक्षा करता है, और लास्ट के सेक्शन 167, इसको पूरा कंप्लीट करना है। देखो डियर स्टूडेंट, ये सब तो आपको तैयारी इंटरव्यू बोर्ड के पहले कर लेनी है। अब जरा से थोड़ा फोकस करते हैं इंटरव्यू बोर्ड के कमरे के अंदर की बात। आप में से किसी ने किसी एग्ज़ाम का कभी इंटरव्यू दिया है? किसी ने दिया है? बबीता आप? सर हाँ, किस एग्ज़ाम का दिया आपने? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर झारखंड का सिविल अच्छा, कितने लोग बैठे थे बोर्ड में? 5। 5 लोग बैठे थे। तो आपको कैसा लगा बोर्ड का एटीट्यूड? अच्छा, आप बताई तो थी एक दिन। सर हम बहुत नर्वस थे, हम लोग को देखने अपने तो मतलब मानव ही थे कि कुछ राक्षस वगैरह टाइप के लग रहे थे? अच्छा, मानव ही, तब क्यों आप नर्वस हो गए? सर हमें क्या पूछ क्या नहीं, कैसा हम मेरी परफॉर्मेंस। तो कैसा आपका परफॉर्मेंस था? आपको कैसा लगा इंटरव्यू देने? तो लगा बहुत अच्छा, लग रहा था कि हम बहुत अच्छा, मतलब अब लेकिन सर हमें ये भी लग रहा था कि हम बहुत बुरा भी नहीं। नहीं, जैसे आपको नहीं लग रहा था कि हमने परफॉर्म्स अच्छा किया, ये नहीं लग रहा था? नहीं सर, कुछ हमें जो हाँ उन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछा कर पाए, हमें लगा कि हाँ, चलिए अब देखो ध्यान से आप लोग सुनो। देखिए, जो इंटरव्यू बोर्ड के कमरे के अंदर हमको जाना है, तो अब क्या क्या होना है ये देखो। अभी तक तो हमने सारी वो तैयारी किया जो हम अपने के देखो, इंटरव्यू नाम इसका नहीं है, इसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षा। जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसका नाम क्या है? प्रारंभिक परीक्षा। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। इसमें केवल ये चेक किया जाता है कि आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी कितनी, आपको निर्णय लेने की क्षमता कितनी अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आंसर दिया ही है। वो केवल आपका ये दिखता है कि आप कंफ्यूजिंग नेचर के हैं या आप बिल्कुल कंफर्म, मतलब आप डाउट नहीं आपके अंदर है। मेंस जो होता है वो है हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, कैसे प्रश्न का सही उत्तर लिखें, और वही सबसे मेन एग्ज़ाम है, उसका नाम ही मेंस है। और उसके नंबर आपके जोड़े जाते हैं इंटरव्यू के साथ। तो आप लोग अगर मेंस में अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, इंटरव्यू के भरोसे सिलेक्शन नहीं होता। आप अपने को मेंस में अगर आप टॉप नहीं करते तो भी आप क्या करें, टॉपर के नीचे वगैरह रहे। अब आया पर्सनालिटी टेस्ट। देखो, जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे इन्होंने बताया कि हम नर्वस हो गए। प्री का एग्ज़ाम देने में सबसे अच्छी बात क्या है? आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन बैंक है, आपके पास अनसॉल्व पेपर है। आपको ये मालूम है कि बिहार जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी में, यूपी एचजीएस में क्या पूछा जाता है। अब तो आप 10-10 साल, 15-15 साल के पेपर निकाल सकते हो। तो हमें आइडिया रहता है कि प्री में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में भी क्या है, हमारे पास आइडिया रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। वहाँ पे बैठे हुए बोर्ड के मेंबर के द्वारा कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता सकता। अब क्या करना है वहाँ पर, इसको हमको ध्यान से सुनना है। देखिए, जब आप जहाँ पे आपकी मार्कशीट वगैरह चेक होगी, वहाँ से आपको लाया जाएगा
जिस कमरे के अंदर आपका इंटरव्यू होना है, वो जो पब्लिक सर्विस कमीशंस के मेंबर्स होते हैं उनके अपने अपने चैम्बर होते हैं, वहीं पर इंटरव्यू होता है। तो आप अपनी फाइल को लेके जाए, इससे थोड़ी सी फिटनेस रहती है। अदरवाइज आप हाथ को कैसे करेंगे, दोनों हाथ आपके खुले रहेंगे, थोड़ा सा अपने को आप इजी नहीं महसूस हो। फाइल लेके जाइए और फाइल को लेफ्ट हैंड में रखिए। जब आप वहाँ जाओगे तो प्यून आपके लिए दरवाज़ा खोल देगा और आप कमरे के अंदर चले जाए। जब आप कमरे के अंदर जाए तो बहुत ही धीरे, स्पीड आपकी बहुत तेज ना हो। और बोर्ड में 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, 3 लोग बैठे हैं, सबका अलग अलग आपको अभिवादन करना है, एक एक को अलग अलग। 4 लोग बैठे, चारों को अलग अलग, 3 लोग बैठे, 3। ठीक है, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्कार सर, ऐसे। अगर कोई मैम है तो मैम बोलिएगा, जैसा भी वहाँ पर हो। फिर उसके बाद जब आपसे कहा जाए बैठिए, वहाँ पर एक चेयर, देखिए सामने ऐसे टेबल पर बैठे रहेंगे, एक उसी के सामने एक चेयर रखी रहेगी, वो चेयर आपकी है। तो जब आपसे कहा जाए तभी उस चेयर पर बैठेंगे, और बैठने के बाद आप हिंदी में या अंग्रेजी में उनको धन्यवाद या थैंक्स बोलेंगे। जो आप अपनी फाइल लेकर गए हैं उनके मेज पर कदापि नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर की मेज है उसी पर आपने फिर फाइल रख दी। अपनी फाइल को कुर्सी के जहाँ आप कुर्सी पर चेयर पर बैठे उसी अपने पैर के ऊपर रखेंगे। और जब आप बैठ जाएंगे तो आप कोशिश ये करिएगा कि आपका जो फेस है वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ हो। ये न झलके कि आप जो है तनाव में हैं, आप टेंशन में हैं। आप अपने को ऐसा रखो कि सामने वाले को ये न लगे ये तो तनाव में है, बार बार रुमाल से पसीना ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा ना। तो आप अपने को इतना भी मत हंसिए कि उनको लगे कि कौन पागल आ गया है। आप हल्का सा अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखिए, तनाव को दूर करिए। फिर आपसे कोई मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे, आप लोग का प्रश्न ये होता है किसकी तरफ देखें। जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसी की तरफ देखेंगे और किसी की तरफ नहीं देखेंगे। ये नहीं क्वेश्चन बताते समय ऊपर सीलिंग फैन की ओर चेहरा करके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, या आप ऐसा है कि गर्दन हिला हिला के, नो। जो आपसे पूछ रहे हैं उनकी आंखों में आंख लगाकर उनको पूरा आनर देकर आप उनका आंसर बताएंगे। और जो आंसर बताएंगे न इतनी धीमी आवाज़ में कि उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, और न इतनी तेज आवाज़ में बताएंगे कि उनको खराब लगे। मीडियम मीडियम आवाज़ में। वो आपसे ज़्यादा नहीं, बस 3-4 फीट की दूरी पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो 20-25 फीट पे बैठे हैं। तो आप उनको बड़े इजी वे में अपना आंसर बताएं। सबसे पहले कोशिश ये करिए जितना पूछे उतना बताएं, जितना पूछे उतना बताएं, भले आपको उसके बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी है। अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि आईपीसी के किस सेक्शन में पनिशमेंट को बताया गया है, तो आप बोलेंगे सर आईपीसी के सेक्शन 53। अब ये नहीं कि 5 और उसके बाद लगे नाम गिनाने, नंबर 1, नंबर 2, फिर आपने बताया कि अब काला पानी ख़त्म हो गया। ये सब नहीं बोलना, ये सब काम टीचर का होता है, ये आपका काम नहीं है। आपको वहाँ पर विद्वान नहीं बनना है, जीनियस नहीं बनना है, आपको एक्स्ट्रा अपनी नॉलेज को दिखाना नहीं है, बल्कि जितना पूछे उतना। अगर वो कहते हैं क्या 5 नाम आप बता सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर। वो कहते हैं बताइए, तब आप बताओ। अगर आपसे कहते हैं क्या शुरू में भी 5 थे कि अब 5 हुए, तो आप बोलोगे नहीं सर पहले 6 थे अब 5 हो गए। वो जो 6 था 5 हो गया, वो कौन सा हट गया, तब आप बताएंगे कि सर अब जो आजीवन पर्यावसान था, ट्रांसपोर्टेशन वाला था, वो अब ख़त्म हो गया, जिसको हम लोग काला पानी के नाम से। कल भी हमने आप लोग को क्लास में बताया था
ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो आप नहीं बता पाए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो भी नहीं बता पाए। तो आप घबराइएगा मत, डिप्रेशन में अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिएगा, हीन भावना, किसी प्रकार का टेंशन मत आने दीजिएगा, क्योंकि अभी तीसरा चौथा भी आएगा वो आप बता ले जाओगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप बड़े ही इजी वे में बोलेंगे कि सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। कभी कभी एक प्रॉब्लम और आती है, हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता, जो बोर्ड के मेंबर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम समझ नहीं पाते कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको बता दें कि सर प्लीज़ क्वेश्चन को रिपीट कर दें, प्रश्न को फिर से पूछ ले, मैं नहीं सुन पाया, मैं नहीं समझ पाया। तो वो आपको वो सेकेंड टाइम रिपीट कर दे। अगर आपके समझ में आ गया हो तभी आप आंसर दीजिएगा, ये नहीं कि आपने समझा नहीं आंसर दे दिया। आप अगर नहीं समझ पाए बता दीजिएगा सर हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। अगला चीज, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए हैं, कोर्ट गए हैं, तभी बोलिएगा कि हाँ कोर्ट गए हैं। अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं हैं, कोर्ट नहीं गए हैं, तो आप साफ शब्द में बोल दीजिएगा जुडिशरी वाले कि सर मैं प्रैक्टिस नहीं किया। क्योंकि अगर आपसे पूछा गया क्या आप एडवोकेट भी हैं, आपने कोर्ट में प्रैक्टिस किया है, अब आप सोचे हाँ बोल दें अच्छे नंबर मिलेंगे, तो फिर आपसे कोर्ट की प्रोसीडिंग पूछी जाएगी। तो चूँकि आप गए नहीं हो तो आप प्रोसीडिंग को फिर ठीक से बता नहीं पाओगे। और प्लस लोअर जुडिशरी के लिए कोर्ट में जाना जरूरी भी नहीं है। ये तो कोर्ट हम आप लोग से इसलिए कहते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए, अदरवाइज आपके जुडिशरी में कहीं नहीं कहा गया कि कोर्ट जाए। लेकिन जिसका हायर जुडिशल का इंटरव्यू है, अगर वो कह दिया कि सर हम कोर्ट नहीं गए हैं, तो आप समझ लीजिए आपका इंटरव्यू ख़त्म। क्यों? आपके एडवर्टीजमेंट में था 7 ईयर का एडवोकेट, अब आप कह रहे हो कोर्ट ही नहीं गए, ये कौन सा एडवोकेट है कि बिना कोर्ट गए और सर्टिफिकेट लगा दिए। तो वहाँ तो आपको बोलना ही बोलना है कि हाँ सर मैं कोर्ट गया था या मैं कोर्ट जाता था। इस चीज़ों को बहुत ध्यान से रखिएगा कि आप कोर्ट गए हैं तभी बोलिए। एक देखिए बोर्ड के चैम्बर में जब हम लोग जाते हैं, बोर्ड के सामने एक प्रॉब्लम और आती है। अभी किसी भी मेंबर ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा और हम बताना शुरू किए, तभी दूसरे ने भी क्वेश्चन पूछा, तब हमें ऐसा मेरे साथ हुआ। अच्छा, अब देखिए हमें समझ में ये नहीं आता हम इस प्रश्न को पूरा करें जो हमसे इन्होंने पूछा है या उनको इग्नोर करें। अगर हम उनकी बात पे नहीं ध्यान देते जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है और इन्हीं को बता रहे हैं, तो एक मेंबर को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये भी गलत। तो इसका देखिए बेस्ट आंसर क्या है, जब आपसे आंसर बता रहे उस दौरान आपसे कोई दूसरा मेंबर क्वेश्चन पूछता, तो आप उनकी ओर देखकर उनसे कहिएगा कि सर इस प्रश्न का उत्तर मैं दे लेता हूं, फिर आपका उत्तर बता। आप उनको बोल दीजिएगा कि सर मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर 2 मिनट में दे रहा हूँ, सर का आंसर मैं कंप्लीट कर लूँ। तो वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक ठीक। तब आप जो पहला प्रश्न चल रहा है उसका आप आंसर बता दीजिएगा। जब कंप्लीट हो जाए तो जिन्होंने नया प्रश्न पूछा है उनकी ओर देखकर तब आप क्या करोगे, आंसर को बताओगे। और कहीं आपने पहला प्रश्न पूरा नहीं हुआ उनको छोड़ दिया और दूसरे को बताया, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर देने का तरीका गलत माना जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस पर इसका बहुत ख़राब असर पड़ेगा। ये आपको कदापि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सबको सम्मान देना है, जितने बोर्ड के मेंबर हैं सबको हमको बराबर बराबर सम्मान देना है। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या एक आती है हम लोग को बोर्ड के सामने, कभी कभी वो 3-4 मेंबर आपस में बात करने लगते,
जानबूझ के बात करते, तब आप क्या करें? किसकी तरफ देखें? क्या करें? ये ज़्यादा नहीं, केवल 20 सेकंड 25 सेकंड या 1 मिनट के लिए वो लोग ऐसा करते। तो अगर मान लीजिए वो लोग कोई बात कर रहे हैं, वो आपके कान में सुनाई भी पड़ रहा है, तो आप बीच में उनका कोई उत्तर नहीं देंगे। अगर मान लीजिए वो लोग जो बात कर उसके बारे में आपको कोई जानकारी है, तो आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ना उसको सुन के मुस्कुराएंगे, ना उसको सुन के टेंशन लेंगे। तो जो भी 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए वो लोग ऐसा करते, आप सामने की ओर, जो भी सामने है वहां पर चुपचाप बैठ के देखते रहे। आप उसके हिस्सा नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और जो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, हो सकता है 5 प्रश्न के बाद छठा आपको नहीं आया, फिर 15वां नहीं आया, 11वां नहीं आया, जो भी नहीं आया उसको आप गलत आंसर मत बताइए। जिस क्वेश्चन का आपको ठीक से आंसर याद नहीं है, आप सेक्शन ही भूल गए, आप साइटेशन भूल गए, आप केस लॉ भूल गए, तो आप बड़े इजी वे में बोल दीजिएगा कि सर मुझे इस समय याद नहीं। और अगर आपने कह दिया मैंने पढ़ा नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि आप प्री मेंस निकाल कर आए। आपसे पूछा गया कि जनरल ऑफर पर कोई केस लॉ बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सामान्य प्रस्ताव पर कोई केस लॉ बताइए। तो आपको मालूम है तो आप बता दीजिए कि सर इस पे सबसे इम्पोर्टेंट केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, लेकिन आप भूल गए। अब आपको लग रहा है कि अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कौन सा है। तो आप ये नहीं कहोगे सर मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने नहीं पढ़ा है इसके मतलब प्री में भी आपने नहीं पढ़ा, मेंस में भी नहीं पढ़ा, तो फिर आपने तैयारी क्या की? तो आपको ये बताना है कि सर इस समय मुझे ये इस पर केस लॉ याद नहीं आया, मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। ये आपका 25-30 मिनट इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका चलेगा। अब क्या करना है आपको, जब बोर्ड के द्वारा ये कहा जाए कि ठीक है अब आप जाए, जब बोर्ड आपसे ये बोले कि अब आप जाए, तब आप क्या करोगे, अपनी चेयर को धीरे से पीछे की ओर पुश करोगे और उठोगे, खड़े हो गया। और खड़े होने के बाद जितने लोग हैं सबको आप फिर से नमस्ते नमस्कार करोगे, 4-5 जो, और बड़ी ही धीरे आवाज़ से आप रूम से बाहर निकले। और निकलने के पहले जब नमस्कार आपका होगा तो सबको धन्यवाद आप बोलिए, और इसके बाद आप बोर्ड के जो चैम्बर है उनसे आप बाहर आ जाए। जब वो बोल दे कि आप जा सकते हैं तो आप 1 मिनट भी आप वहाँ नहीं रुकेंगे, ध्यान रखिएगा। और हम आपसे क्यों बोल रहे हैं कि चैन वाला बैग लेके जाइएगा? सर पिछले 30 साल से देख रहे हैं क्या क्या स्टूडेंट गलती करते हैं। पता चला ऐसे फाइल में लेके चले गए, वहीं पर सारे मार्कशीट फैला दिए बोर्ड वाले कमरे में, या जो क्लर्क चेक कर रहा है उसी के सामने फैला दिए, या बोर्ड के कमरे में घुसे फाइल गिरी सारी मार्कशीट फैल गई। तो ये सब आपका फूहड़पन नज़र आता है। आज के समय में बहुत अच्छी अच्छी फाइल मार्केट में है, कोई सिस्टमेटिक फाइल लेकर उसी में सारे मार्कशीट को आप अपना लगा, और जितने समय आपका इंटरव्यू चले 20 मिनट 25 मिनट, देखो इससे कम नहीं चलेगा इंटरव्यू, ध्यान रखिए। या तो आप शुरू में 10-12 प्रश्न लगातार नहीं बताए, 10 प्रश्न नहीं बताए, वो बोले ठीक है जाइए, लेकिन बता रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर बता रहे हैं, ये तो क्रम चलेगा 25 से 30। उस 25 से 30 मिनट के बीच में आपका कंसंट्रेशन ब्रीच न होना चाहिए, कहीं पर भी दिमाग न जाए आपका, बिल्कुल कंसंट्रेट रहिए, कान को बिल्कुल तेज रखिए, आंख को बिल्कुल खुली रखिए, क्या पूछ रहे हैं। इसीलिए हमने कहा ईएनटी सर्जन से एक बार बात कर लीजिए, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी आप लोग के कान की सफाई कर देते हैं।
इससे आपके जो सुनने की क्षमता है बहुत तेज हो जाती है। हम लोग तो इलाहाबाद में रहते हैं, सैकड़ों लड़के इंटरव्यू देते हैं हर साल। उनको हम लोग बोलते हैं कि जाके करा लो, कराते हैं, बताते हैं कि सर बहुत फ़ायदा किया डॉक्टर साहब से मिलने से। तो आप अपने कान को इतना सेंसिटिव रखिए कि एग्जामिनर जो पूछे वो आपके कान में ठीक से सुनाई, और जो आप बोले आपके गले में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करिए कि बिल्कुल मीडियम आवाज़ में बोलिए, मीडियम आवाज़ में बोलिए, और थोड़ा सा सोच सोच के। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत स्पीड में पढ़ाते रहते हैं, तो हमारा लोग का काम अलग, आप लोग का काम अलग। तो आप ये नहीं कि सर तो ऐसा तेज बोलते हैं, सर का अलग प्रोफेशन है और इंटरव्यू वाले पर्सन का अलग स्टाइल होनी चाहिए। वहाँ पे आपको बहुत धीरे धीरे आसानी से प्रश्न का उत्तर देना। और लास्ट में एक चीज़ आप लोग को समझा देते हैं, इंटरव्यू बोर्ड का एटमॉस्फेयर बहुत ही कूल होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है। इतना आपको लगेगा नहीं कि ये हाई कोर्ट के जज साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ले रहे हैं, कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। जज साहब तो यहाँ तक पूछ लेते हैं कि भाई आप जुडिशरी में क्यों आना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव में क्यों नहीं जाना चाहते, पीसीएस आईएएस ऑफिसर। तो आपने कहा कि सर सेवा करनी, बोले अरे सेवा तो वहाँ और अच्छी करिएगा, डीएम साहब तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। जज साहब क्या सेवा करते हैं, जज साहब तो कल मुकदमा का निपटारा करते हैं, और एक को हरा देते हैं, फिर रोते रोते जाता है अपील में, वो फिर पैसे खर्च होते हैं, फिर दूसरा हारा, फिर वो पैसा खर्च किया। तो आपका आंसर ये होगा कि हम क्यों जुडिशरी में जाना चाहिए, क्यों न्यायपालिका में आना चाहिए। देखो, न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों की पीड़ा को सुनता है। न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों की पीड़ा को सुनता है और दोनों पक्षकारों को साक्ष्य लाने का पूरा पूरा भरपूर मौका देता है। आप भी अपने गवाह लाइए, आप भी अपने गवाह लाइए, और पूरा ट्रायल चलाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, आर्गूमेंट, एक एक चीज करके तब वो निर्णय देता है। और विधि का क्या उपबंध है, न्यायाधीश केवल निर्णय न करे बल्कि उनका निर्णय दिखाई पड़े, पारदर्शी। हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम विश्व का सबसे नंबर 1 माना जाता है। यहाँ पे न्यायाधीश केवल निर्णय ही नहीं करते बल्कि निर्णय दिखाई पड़ता है, पारदर्शी होता है। इसलिए हम न्यायपालिका में जाना चाहते हैं। ठीक है, इतनी तैयारी के साथ और इन सब के ऊपर इतना जब कर लेना, दीपक आप, अनुजा आप, जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये तो 100% करना है। इसके साथ साथ सर एक अलग से आप लोग से सजेशन देते हैं कि देखो, जब तक आप अपने इष्ट देव को नहीं याद करोगे, जिस परम पिता के वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, उनको जरूर याद करना इंटरव्यू के पहले। ये सब एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं, इसको न तो हम कहीं लिख सकते हैं न कहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोग को बता रहे हैं कि जब कभी आप लोग का इंटरव्यू जिनका आने वाला है और जिनका आगे आएगा, जिसको आप मानते हो, जिस भी इष्ट देव की आप आराधना करते हो, उनको आप ज़रूर से 2 मिनट 5 मिनट इंटरव्यू के पहले याद करिएगा और उनसे कहिएगा केवल कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आज जहाँ जा रहा हूँ मुझे वहाँ सफलता मिले। और इसके बाद आपके जो माता पिता हैं, जो आपके गार्जियन हैं, उनका भी आशीर्वाद लेके जाए। तो आपकी कड़ी मेहनत जो 99% है, आपकी कड़ी मेहनत 99%, और 1% में सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इष्ट देव का आशीर्वाद तब लेके तब आ जाए। इतना करिएगा। अभी तक तो हमने देखा कि जिसने इसको किया है सब लोग सेलेक्ट हो गए, तो आप लोग भी सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन 99% पहले आप अपना इतनी कड़ी मेहनत करिए, इतनी कड़ी मेहनत करिए कि जब आप ईश्वर से आशीर्वाद मांगे तो ईश्वर को लगे कि अरे इसने तो इतनी कड़ी मेहनत किया। क्योंकि देखो,
जो ईश्वरीय शक्ति होती है उसी के साथ होते हैं जो कर्म करता है, निठल्लों के साथ नहीं। कर्म करना पड़ता है। जब आप कर्म करोगे तो वो ईश्वरीय शक्ति आपको आशीर्वाद देगी। आपके माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी जो भी रिश्ते में है इतनी मेहनत की, और सब मेहनत का जब फल निकलता है उसको बोलते हैं सिलेक्शन। तब आपका नाम सिलेक्टेड स्टूडेंट की सूची में आ जाएगा, तो फिर आपका करियर संवर गया। ठीक है, सबको समझ में आई बात? कुछ पूछना हो किसी को तो? ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं आप लोग को? क्या चीज मिथिलेश जी क्या पूछ रही हैं? उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज को बुलाया जाएगा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाया जाएगा और साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा, मनोवैज्ञानिक को। और सारे आंसर आपसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूछेंगे एपीओ के इंटरव्यू में। डिस्ट्रिक्ट जज साहब बहुत ही कम पूछते हैं। ठीक है, हमें तो इसकी कोई प्रॉपर डेट नहीं मालूम है। ठीक है, और अभी हमने किसी से पूछा भी नहीं। देखिए, हम पूछ लेंगे किसी से पटना में तो आप लोग को बता पाएंगे, लेकिन हम ये आप लोग से कहेंगे जिसका पटना में इंटरव्यू, रेडी हो जाइए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं टलेगा, बहुत होगा तो 15 दिन के अंदर आप लोग का लेटर आ जाएगा इंटरव्यू का। है डिले कहाँ हो रहा है? अभी तो आप लोग होली का भी, आपकी गुजिया पापड़ भी नहीं ख़त्म हुई होगी। अब खा होली, अब आराम से दीजिए इंटरव्यू। खूब इंजॉय करके इंटरव्यू दीजिए, घबरा के बिल्कुल मत दीजिएगा। और देखिए जितने लोग हैं सब सेलेक्ट हो जाओगे। रिजल्ट आएगा, देखो किसी का नेगेटिव नहीं आएगा, अभी से बता रहे हैं। लेकिन हाँ, जितनी बातें बताई गई है वो छूटने ना पाए। मिथिलेश जी बन जाएंगे ये पीओ, चिंता ना करिए। खूब बढ़िया पुलिस एक्ट तैयार करते रहिए जो आप लोग को लिखाया गया है। आपको संदीप को, जिन जिन लोगों को उत्तराखंड का पुलिस एक्ट का क्वेश्चन, उसको 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार याद करिए। चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। साथ आप लोग के लिए एक इंटरव्यू की बुक तैयार की गई है जो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही सक्सेस है, बहुत ही तेज़ी से लोगों के द्वारा मंगाई जा रही है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। देखिए, सर के 2 व्हाट्सअप नंबर हैं, 9335144265 और दूसरा है 9005078691। इसमें जो सेकंड वाला नंबर है ये गूगल पे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर दोनों है। 9005078691 ये गूगल पे है। इसी पर कोई भी मैगजीन मंगाने के लिए आपको गूगल पेमेंट करना है और उसी का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पे डाल देना है और साथ में अपना पूरा पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ भेजना है। तो आपके बताए गए एड्रेस पर वो बुक आपको भिजवा दी जाएगी। यह स्टूडेंट, सर का जो यूट्यूब चैनल है परीक्षा रिफ्रेशर, ये समय लगभग 9000 सब्सक्राइबर इसके हो रहे हैं और सब क्रेडिट केवल हमारे स्टूडेंटों को जाती है जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत इसको सब्सक्राइबर के रूप में आगे बढ़ाया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि जो भी लॉ की अपडेट है जल्दी से जल्दी मिले तो उसके लिए आपको ये परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा। सारे अपडेट आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ये स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस थी पिछले 2 सालों से परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के रूप में चल रही है जो गूगल मीट के ऐप के थ्रू आप लोगों की क्लास ली जाती है। इसमें इस समय जो बैचेज़ हैं वो हायर जुडिशियल के स्टार्ट हो चुके हैं, सिविल जज के सभी स्टेट के स्टार्ट हो गए हैं और जो एपीओ के एग्ज़ाम है उसके भी बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। जो आपकी स्क्रीन पर इसका फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्री कम मेंस, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की कंबाइंड ये फीस है। ये स्टूडेंट, सर आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी पिछले 1 साल से ऊपर हो गया उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग को डेली मिलती हैं, एक क्लासेस प्लस क्लास के रूप में और दूसरी स्पेशल क्लास के रूप। जो लर्नर प्लस और स्पेशल क्लास को रेगुलर करता है वो अपने को हज़ारों की भीड़ में सबसे ऊपर पाता है। अनअकैडमी जुडिशरी की ओर से आप लोगों के लिए एक्सलेट 3.0 और चैलेंजर सीरीज़ कराई जा रही है। एक्सलेट 3.0 ये आप लोग की लॉ से रिलेटेड है और जो चैलेंजर सीरीज़ है वो करंट अफेयर से है।
और भी बैचेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग के लिए उपलब्ध हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी जुडिशरी के अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। इसके प्लस के सब्सक्रिप्शन सबसे छोटे 1 महीने के होते हैं, इससे बड़े 3 महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के, 18 महीने के और 24। इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, जुडिशरी के साथ साथ अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के जनरल स्टडीज़ के, सिविल सर्विस के, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नेट, डिफेंस, एसएससी कोई भी बैच आप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये कोड को यूज़ कर सकते हैं। ब्लू कलर से आपके सामने है HB लाइव। अगर आप इसका HB लाइव से यूज़ करेंगे तो आपको 10% की फीस स्ट्रक्चर में। जो स्टूडेंट आप अनअकैडमी को और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर और अनअकैडमी के टेलीग्राम पर जाकर आप और अच्छी तरह से को सर्च कर सकते हैं। अंत में आप लोग को हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग राजस्थान जुडिशरी का मेंस दे रहे हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए। मैक्सिमम आवर 10 घंटे 12 घंटे अपनी स्टडी करिए और सर के यूट्यूब चैनल को आप अगर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं, तो जितने भी अपडेट अभी और अभी आगे आप लोग को मिलेंगे वो आपको तुरंत भेजी जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।